हेलो स्टूडेंट्स। आज इस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के व्यू से। साथ ही ये क्वेश्चंस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही अच्छे कर देंगे और साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो पहला क्वेश्चन देखें, हम मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच पाथ इज फॉलोड बाय लाइंस ऑफ फोर्स शोन इन फिगर। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक मेटेलिक स्फीयर है, इसे हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर रहे हैं। तो हमें बताना है इन लाइंस का करेक्ट पाथ कौन सा है। तो पहला देखें तो पहला वाला करेक्ट आंसर हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है। दूसरा भी इनकरेक्ट है, तीसरा भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये लाइंस जो है आउटसाइड से जा रही हैं। फिर अगर थर्ड देखें तो फोर्थ देखें तो फोर्थ वाली लाइन हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। पाथ फोर्थ इज करेक्ट आंसर। दिस इज बिकॉज लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स and end normally at the surface of conductor and do not exist inside it। तो ये लाइन अंदर की तरफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरी चीज ये है कि ये सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये सरफेस से परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है सरफेस से। और क्या कहते हैं, ये रेडियली इनवर्ड है। रेडियली इनवर्ड का मतलब अगर यहाँ से देखें तो उसका डायरेक्शन देखें तो सेंटर की तरफ जा रहा है, और यहां से अगर इसका डायरेक्शन देखें तो ऐसा लग रहा है कि सेंटर से बाहर आ रही है। यहाँ पे देखा तो ऐसा लग रहा है सेंटर की तरफ जा रही है, यहाँ देखे तो ऐसा लग रहा है सेंटर से बाहर की तरफ आ रही है। तो ये रेडियली इनवर्ड है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा पाथ 4 होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस वाई। तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर हम मूव कराते हैं किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। क्यों? तो इसका आंसर है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू जीरो। अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है हमारा क्यू वी, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज की बात है तो क्यू नॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस की बात है तो डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है हमारा? जीरो है। तो क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू जीरो, तो वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। तो द पोटें क्या हो जाएगा आंसर हमारा? वर्क डन जीरो हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बिटवीन एनी पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा व्हाट हैपेंस इफ द प्लेट ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर आर सडनली कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। क्या होगा अगर हम लोग कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दें। तो अगर कोई कंडक्टिंग वायर हम लोग कनेक्ट कर दें कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, तो जो कैपेसिटर प्लेट होंगी वो डिस्चार्ज हो जाएंगी इमीडिएटली। द कैपेसिटर प्लेट्स विल गेट डिस्चार्ज इमीडिएटली। डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स को हम लोग वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो जो चार्जेस होंगी प्लेट्स की वो वायर के थ्रू फ्लो करेंगी, यानी कि वायर में करंट आ जाएगा, करंट फ्लो करेगा। और ये करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे कि कैपेसिटर प्लेट्स गेट डिस्चार्ज, और जो स्टोर्ड एनर्जी होगी कैपेसिटर में वो चेंज हो जाएगी किसमें? हीट एनर्जी। यानी कि जो स्टोर्ड एनर्जी है वो भी लॉस हो जाएगी हीट एनर्जी के फॉर्म में, और जो कैपेसिटर प्लेट्स होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगी। डिस्चार्ज होगी तो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, जो एनर्जी स्टोर होगी प्लेट्स के अंदर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इज देयर एनी काइंड ऑफ मटेरियल विच व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर रिड्यूसेस इट्स कैपेसिटेंस। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर हम लोग किसी मटेरियल को रखें तो क्या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका आंसर देखें तो नो। क्यों? क्योंकि किसी मटेरियल को अगर हम लोग कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखें, मटेरियल्स मीन्स किसी को भी कोई डाइलेक्ट्रिक को अगर हम लोग प्लेट्स के बीच में रखें तो कैपेसिटेंस ग्रेटर होगा, हमेशा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम। यानी कि अगर किसी कैपेसिटर के बीच में वैक्यूम है, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, तो इसका कैपेसिटेंस कम होगा हमेशा। और अगर कैपेसिटर को हम लोग कैपेसिटर के बीच में अगर कोई हम लोग डाइलेक्ट्रिक रखें तो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग क्या कहते हैं रेशियो निकालें, कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक अपॉन कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, तो जो वैल्यू आएगी इनका रेशियो तो पहली बात कहलाएगा के, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा, और के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हमेशा कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। तो इसका आंसर मतलब ये हो जाएगी कैपेसिटेंस डिक्रीज नहीं होगा अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक को रखें कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, पहला पॉइंट, और कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स इज ग्रेटर देन विद वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। 2 पॉइंट्स याद रखना है, नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ वुड यू कनेक्ट टू कैपेसिटर across a battery in series or parallel so that they store greater total charge, total energy। तो हम दो कैपेसिटर को बैटरी के क्रॉस किस तरह से कनेक्ट करें कि उनके अंदर टोटल चार्ज और टोटल एनर्जी ज़्यादा हो। तो आंसर हमारा होगा पैरेलल। पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करेंगे दो कैपेसिटर को तो उनके अंदर टोटल चार्ज और टोटल एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि V इज कांस्टेंट एंड C देयरफॉर Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cs। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है, कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर स्टोरिंग ग्रेटर चार्ज एंड ग्रेटर एनर्जी। तो हमेशा कैपेसिटर्स को किसमें? पैरेलल में कनेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखें हम लोग, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज V अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ टू कैपेसिटर A एंड B वर्सेस इंक्रीज ऑफ चार्ज Q स्टोर्ड ऑन देम। तो ग्राफ है हमारा V वर्सेस Q का, और A और B हमारा शो कर रहे हैं दो कैपेसिटर। हमें बताना है विच ऑफ द कैपेसिटर हैज़ हायर कैपेसिटेंस। इन कैपेसिटर्स में से किसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है ये हमें बताना है। तो C V Q इन तीनों का रिलेशन क्या है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब A का केस देखें तो CA Q अपॉन VA, B का केस देखें VB का तो CB इज इक्वल टू Q अपॉन VB। C और B के बीच में रिलेशन देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, C ज़्यादा तो V कम, V ज़्यादा तो C कम। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ देखें तो ये लाइंस हम लोगों ने ड्रॉ की है। तो यहाँ पे देखें VA की वैल्यू कम है, VA की वैल्यू कम है तो CA ज़्यादा होगा। देखें VA की वैल्यू कम है तो CA ज़्यादा होगा, और यहाँ पे देखें तो VB की वैल्यू ज़्यादा है तो CB क्या होगा? कम होगा। किससे कम होगा? CA से। तो किसका कैपेसिटर ज़्यादा होगा? A का कैपेसिटर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि VA कम है। तो इस फॉर्मूले से हम लोगों ने रिलेशन देखा, CA इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, और ग्राफ से हम लोगों ने देख लिया VA और VB की वैल्यू। VA कम था तो CA ज़्यादा है, VB ज़्यादा है, CB कम है।
तो यहाँ हमें पता चल गया हमारा आंसर कि कैपेसिटर ए हैज़ अ हायर कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मिडल पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर इज अर्थेड एंड इट्स एंड्स आर मेंटेन्ड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल एट द टू एंड्स एंड एट द मिडल पॉइंट। तो एक कंडक्टर है, उसका मिडल पॉइंट अर्थ कर दिया गया है और उसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का है। हमें बताना है कि पोटेंशियल टू एंड्स पर कितना होगा और पोटेंशियल मिडल पॉइंट पर कितना होगा। तो आंसर देखें, पोटेंशियल एट द मिडल पॉइंट इज जीरो। क्यों? क्योंकि मिडल पॉइंट अर्थेड है, तो मिडल पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है एंड्स पर, तो यानी कि एक एंड पर 110, सेकेंड एंड पर 110, एक एंड पर प्लस और एक एंड पर माइनस। तो इस वजह से जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, 110 पॉजिटिव, 1110 निगेटिव। इनका अगर हम क्या कहते हैं डिफरेंस निकालें तो माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनका अगर सम करें तो 220 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस तरह से दे रखा है, जैसे 220 वोल्ट दे रखा है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ चार्ज क्यू इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट। तो एक चार्ज क्यू है, इसे हमें डिवाइड करना है दो ऑब्जेक्ट में और हमें बताना है कि व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस ऑन द टू ऑब्जेक्ट। तो जो दो ऑब्जेक्ट्स पर चार्जेस डिवाइड होंगे तो उन ऑब्जेक्ट्स पर चार्जेस की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। और जो कंडीशन है वो कंडीशन है द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन बी मैक्सिमम। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी और इस कंडीशन पर चार्ज को, जो चार्ज क्यू है, इसे डिवाइड करना है दो ऑब्जेक्ट पर। तो इसका सॉल्यूशन देखें, लेट क्यू एंड क्यू माइनस क्यू, यानी कि कैपिटल क्यू चार्ज को हमें डिवाइड करना है, तो एक चार्ज हम लोग ले लें स्मॉल क्यू और दूसरा चार्ज ले लें कैपिटल क्यू माइनस क्यू। क्योंकि क्यू अगर स्मॉल क्यू निकल जाएगा कैपिटल क्यू से तो बचेगा दूसरा चार्ज, क्या बचेगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो दो चार्जेस हो गए हमारे। अभी हम लोगों ने कंसीडर किया है कि क्यू और क्यू माइनस क्यू दो चार्जेस है दो ऑब्जेक्ट पर और द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। तो ये हमें कंडीशन है हमारे पास। तो जब ये कंडीशन होती है तो सबसे पहले तो हम लोग देख लें कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो एक हमारा चार्ज हो जाएगा क्यू और दूसरा हो जाएगा क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और फिर क्या है कि आर जो है हमारा डिस्टेंस हो जाएगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में। फॉर एफ फोर्स हमारा मैक्सिमम है, तो जब फोर्स हमारा मैक्सिमम होगा तो इसकी कंडीशन ये होगी टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन वी कैन टेक इट्स डेरिवेटिव एंड सेट इट टू जीरो। अब कोई फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन हमारा फोर्स है, तो फोर्स अगर हम मैक्सिमम लेना है तो उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा और इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं फोर्स का, और किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। दूसरा वेरिएबल हमारा क्या है, दूसरा वेरिएबल हमारा क्यू है। तो डी एफ अपॉन डी क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो कर दी। डी एफ अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। एफ हमारा 1/4πε0 क्यू, क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε0 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब आगे देखें, तो 1/4πε0 1/r स्क्वायर, ये भी हमारा जो है, तो आर स्क्वायर भी जो है हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। 1/4πε0 इंटू 1/r स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। डी अपॉन डी क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर का हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी क्यू, क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से देखें
तो हमारे पास क्यू बचेगा डेरिवेशन पे, और यहाँ स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 2q हो जाएगा। फॉर्मूले में हम लोगों ने पढ़ा है डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले में, इज इक्वल टू 0 कर दें। इज इक्वल टू 0 करने पर अगर q की वैल्यू हम लोग निकालें स्मॉल q की, तो आ जाएगा q अपॉन 2। तो q की वैल्यू जो हम लोगों ने दो वैल्यूज ली थी, q और q माइनस q, तो q की वैल्यू क्या आ गई, q बाई 2, और q में से q की वैल्यू यानी q बाई 2 करें माइनस, तो q बाई 2 ही आ जाएगा। इसका मतलब द चार्जेस शुड बी डिवाइडेड इक्वली ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स पर जो चार्जेस हैं वो इक्वली डिवाइड होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो नोट करने वाला है वो ये है इसकी कंडीशन। इसकी कंडीशन क्या दे रखी है, इसकी कंडीशन दे रखी है द फोर्सेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन बी मैक्सिमम, जो फोर्सेस हैं वो मैक्सिमम होगी। और इसके लिए कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे जो फंक्शन है एफ है इसका मैक्सिमम हमें निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा डी एफ विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। अदर वेरिएबल क्या है, हमारा चार्ज है, तो डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0 करके इक्वेशन हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखें हम लोग, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यू कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x एंड x बाय 2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ थर्ड चार्ज ऑफ चार्ज वैल्यू 4q। 4q से दो चार्जेस q एंड q x और x बाई 2 के डिस्टेंस पर रखा गया है। 4q से x की डिस्टेंस पर q और x बाई 2 के डिस्टेंस पर स्मॉल q को रखा गया है, और सारे चार्जेस तीनों चार्जेस जो हैं सेम स्ट्रेट लाइन में हैं। हमें फाइंड करना, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज कैपिटल Q। और कंडीशन दे रखी है सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज Q इज 0। स्मॉल q जो चार्ज है इस पे जो नेट फोर्स लग रही है वो 0 होगी, ये हमारी कंडीशन दे रखी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन से पहले देखें इसका डायग्राम। तो जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज Q इज 0, नेट फोर्स बाय द चार्ज Q 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब जो स्मॉल q है इसको हम लोग कहाँ रखें, बिटवीन, बीच में रखें। अब 4q एक पॉइंट पर, q एक पॉइंट पर, तो ये हो गया डायग्राम। अब एफ बी देखें, एफ बी क्या है, फोर्स q का q पर, और एफ ए देखें फोर्स 4q का q पर। ठीक है, अब क्या है कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के लिए, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज द नेट फोर्स ऑन q टू बी 0, तो अगर नेट फोर्स q पर 0 हो रहा तो जो फोर्सेस होंगी वो इक्विलिब्रियम में होंगी, और जो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में जो होंगी, जो फोर्सेस हैं q और 4q की वजह से, यानी कि एफ ए और एफ बी मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अपोजिट इन डायरेक्शन है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए इन्हें। अब यानी कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए की वैल्यू हम लोग ले लें, एफ ए क्या है, फोर्स है 4q की वजह से q पर, तो 4q इंटू क्यू, डिस्टेंस हमने लिया x बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है। एफ बी की वैल्यू देखें, एफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू, डिस्टेंस हमारा x बाय 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों जो डिस्टेंस हमने x बाई 2 लिया है, क्यों, क्योंकि 4q से q की डिस्टेंस x है, यानी कि यहाँ से यहाँ पूरी डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस x बाई 2 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस x बाई 2 हो जाएगी, पूरी डिस्टेंस x है। ठीक है, क्यों, यहाँ पे दे रखा है 4q से डिस्टेंस लिया गया है। ठीक है, और 4q से जब डिस्टेंस लिया गया है तो q की डिस्टेंस x लिया गया है, यानी कि ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसे हम लोग सॉल्व कर ले। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा, x बाई 2 होल स्क्वायर, x बाई 2 होल स्क्वायर कैंसिल, q से q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4q इज इक्वल टू q।
4q इज इक्वल टू q, तो q की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 4q। और जो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका नेचर देखें तो नेचर जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसमें जो कंडीशन, जो पॉइंट नोट करने वाला है वो है इसकी कंडीशन। इसकी कंडीशन क्या दे रखा है, द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज क्यू इज जीरो। और नेट फोर्स अगर इस तरह से दे रखा है कि जीरो हो तो इसके लिए इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होना चाहिए, दो फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन देखें हम लोग, द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ चार्ज जे क्यू वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस फॉर टू कैपेसिटर C1 एंड C2। तो यहाँ पर चार्ज क्यू का वेरिएशन दे रहा है अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये ग्राफ हमें शो कर रहा है, गिवन है ये ग्राफ, क्यू का वेरिएशन अगेंस्ट वी, और दो कैपेसिटेंस C1 और C2 यहाँ पे क्या कहते हैं रिप्रेजेंट कर रही है, ये दो लाइंस। अब कौन सी लाइन C1 रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी लाइन C2 रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमें बताना है। C1 और C2 कौन सी ग्राफ लाइन के करस्पॉन्ड है और क्यों। और एक कंडीशन दे रखी है कि द प्लेट एरिया ऑफ C2 इज डबल देन दैट ऑफ C1। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जो C2 का प्लेट एरिया है, कैपेसिटर C2 का जो एरिया है वो डबल है C1 से। तो एक हिंट तो यहाँ पे दे रखा है। अब इसका सॉल्यूशन देखें हम लोग। पहले तो देखें C का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। तो एंड ग्राफ ए हैज़ अ लार्जर स्लोप, ग्राफ ए का स्लोप तो लार्जर है, ग्राफ से हमें दिख रहा है। एंड देन बी, बी से ज़्यादा है ग्राफ ए का स्लोप। सो द ग्राफ ए रिप्रेजेंट कैपेसिटर ऑफ अ लार्जर कैपेसिटेंस। तो ग्राफ ए का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। अब ये C1 है कि C2 है ये हमें बताना है। ठीक है, ग्राफ ए रिप्रेजेंट कर रहा है C1 या C2 ये हमें बताना है। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया कि ए का स्लोप ज़्यादा है और क्या कहते हैं इसका कैपेसिटेंस भी ज़्यादा है। आप सी का फॉर्मूला देखें, सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। एरिया ज़्यादा तो सी ज़्यादा, एरिया कम तो सी कम। अब यहाँ पे बताया था कि एज द प्लेट एरिया ऑफ C2 इज डबल देन दैट ऑफ C1। तो C2 का प्लेट एरिया ज़्यादा है, प्लेट एरिया ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा C2 का। C2 का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा यानी कि, और A का भी कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो A रिप्रेजेंट कर रहा है C2। ठीक है, A रिप्रेजेंट कर रहा है C2। द लाइन A of the graph correspond to C2 and the line B correspond to C1। तो ये हो गया हमारा आंसर। आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में हिंट दे रखा था प्लेट एरिया ऑफ C2 इज डबल देन दैट ऑफ C1। ठीक है, हमें फॉर्मूला देखना था, रिलेशन देखना था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और एरिया दे रखा था तो एरिया और कैपेसिटेंस के बीच में हम लोगों ने रिलेशन देख लिया। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, C बड़ा A बड़ा, A बड़ा मतलब C बड़ा, और A यहाँ पे C2 का बड़ा था और A यहाँ पे ग्राफ से A का स्लोप बड़ा था। तो सीधा हो गया कि A रिप्रेजेंट कर रहा है C2 को। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने में थोड़ा टिपिकल है बट है आसान।